बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, समझा जाए और फिर हालात का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर मुतनाज़ हो चुकी है। ये तनाज़ा कैसे हल होगा और इस तनाज़े के हल के लिए कौन पहल कर सकता है या किस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं, आज की व्लॉग में इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि दो टॉप मोस्ट जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट से जिनका ताल्लुक है, किनके वो कौन से जजेस हैं जिनके खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही है, और फिर सदारती रेफरेंस किस तरह आता है, किस तरह आएगा और उस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई कब मुमकिन है। क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से किसी किस्म के कोई संजीदा इकदाम हो रहे हैं, और फिर इमरान खान जेल से कब तक बाहर आ सकते हैं। इस हवाले से कई तजाद पाए जाते हैं, कई मुतजाद खबरें आपके सामने आती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ वो हकायक बताएंगे कि जिसके बाद आपको समझना आसान हो जाएगा कि आया ऐसा मुमकिन है या नहीं है। आया इस हवाले से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं या फिर अलग हैं। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयटा की। कोयटा जहां गुज़िश्ता रोज खुदकश हमला हुआ और बीएलए के जो मजीद ब्रिगेड है उन्होंने हमला किया, और रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, और खास तौर पर उस मकाम पर हमला हुआ जहां पाक आर्मी के नॉन कमीशन ऑफिसर्स जो है वो ट्रेन में जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके नतीजे में 1 दर्जन से ज्यादा नॉन कमीशन ऑफिसर्स शहीद हुए और फिर 60 से ज्यादा जख्मी हुए। इस मामले में आम शहरियों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कोयटा का ये वाकया, ये मामला बहुत ज्यादा अफसरदा करने वाला मामला है। इस पर बहुत सारी बात हो चुकी, मैं इस पर बहुत तवील बात करने की उसमें हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मरहले पर कुछ ऐसे तजादात को जन्म दिया जाए जो सबके लिए अच्छे ना हो। तो बहरहाल हम बात करते हैं सबसे पहले इमरान खान के हवाले से। क्या इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीटीआई के रहनुमा मुख्तलिफ बयानिए बना रहे हैं। कभी कह रहे थे कि जनरल फैज आएगा और फिर इमरान को वजीर आजम बनाएगा, फिर उसने बनाया भी। उसके बाद फिर जब बंदयाल था तो बंदयाल ने इमरान खान को बचाया भी, और फिर बंदयाल ने इमरान खान को घर भी भेजा, और फिर बंदयाल ने इमरान खान को फिर जेल से भी निकाला। तो ये जो सिचुएशन चलती रही, इस वक्त जो सिचुएशन है उसको उसको उसके तनाजुर में देखा जाए तो रिसेंटली कुछ चीजें सामने आई हैं। ये एक इतलात मौसूल हुई है जिसको किसी भी सतह पर अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान, माफ कीजिएगा, कोई राब्ता हुआ है। और ये राब्ता एक संजीदा एक कोशिश थी, और इस राब्ते में जो है वो इस चीज का जायजा लिया गया कि 26वीं आईनी तरमीम और जो दीगर कानून साजी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए ये देखा जाए तो हुकूमत अपने अहदाफ मुकर्रर कर चुकी, और मौजूदा हालात में इमरान खान को जेल में रखना, यानी उनकी हमदर्दी में, या जो जिस तरह उनके जो लॉयल है उनके दिलों में उसके लिए हमदर्दी को बढ़ाना, ये कुछ अच्छा नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो कानून साजी की गई, उसके बाद दुनिया को बिलखुसूस वो ममालिक यानी चाइना, सऊदी अरब या दीगर ममालिक को ये यकीन दहानी करा दी गई, ये जमानत दे दी गई कि 5 साल हुकूमत, जो उसकी आईनी मुद्दत है 5 साल, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी रहेगी और कोई अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, कोई मुआशी अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा, डेमोक्रेसी डीरेल नहीं होगी, पार्लियामेंट डीरेल नहीं होगी, और ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। और बिलखुसूस जो आर्म फोर्सेस के जो कवानीन में तरमीम हुई जो है वो सर्विसेज चीफ्स के हवाले से, उसके बाद इस चीज का पैगाम गया है दुनिया को कि सब अच्छा है, आप परेशान ना हो और आपका सरमाया डूबने नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में जाहिर है कि जब आप दूसरों को जमानत देते हैं तो फिर आपको उस पर कायम भी रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? आया एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ दे रही है? आया एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान को पॉपुलर होने से रोकने के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत जरूरी है?
तो इस सूरत हाल में जो जो इस वक्त तक सिचुएशन सामने आई है, उसमें एक तो हुकूमत, यानी हुकूमत मीन्स के अब नवाज शरीफ और सदर जरदारी, मौलाना फजल रहमान, इस पर मुत्तफिक है कि अब बहुत हो चुका। अगर इमरान खान को अदलिया से रिलीफ मिलता है तो इमरान खान को रिहा हो जाना चाहिए। अब उसमें हुकूमत को किसी किस्म के रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। अब इमरान खान को रिलीफ दिया जाना चाहिए और ये जो माजी की रिवायत चली आ रही है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, इसको अब खत्म किया जाना चाहिए। तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। जाहिर है कि सियासी अदम इस्तेहकाम असरअंदाज होता है मुआशी इस्तेहकाम पर, और फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम मुल्क को मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसी सूरत हाल में अब देखना यह है कि आया इस्टेब्लिशमेंट की बात को माना जाता है, या फिर जिस तरह मैंने कहा कि सदर, वजीर आजम और मौलाना फजल रहमान जिस तरह एक पेज पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो क्या उसको इस चीज को भी कंसीडर किया जाएगा। तो इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो एक चीज ये भी सामने आती है जो बहुत उसमें आई है कि इमरान खान से और फिर इमरान खान के वो लोग जो बहुत ज्यादा करीबी हैं, उनसे किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी सतह पर मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। वो मुज़ाकरात अलीमा खान और उज़मा खान की सतह पर भी जारी हैं, वो मुज़ाकरात बुशरा बीबी की हद तक भी जारी हैं, वो मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर की हद तक भी जारी हैं, और वो मुज़ाकरात पीटीआई के उन रहनुमाओं की हद तक भी जारी हैं जो काफी हद तक एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। लेकिन इस मरहले पर एस्टेब्लिशमेंट का यह भी कहना है कि अगर इमरान खान जमानत दे देते हैं तो फिर जो है वो इमरान खान को रिहा किया जा सकता है कि वो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बहुत संजीदा है और 9 मई के मामले में और जनरल फैज के साथ इमरान खान का नाम मुंसलिक है। और अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जनरल फैज का हो रहा है तो फिर इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। अब अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होता और जनरल फैज को थोड़ी बहुत सजा देकर उसको छोड़ दिया जाता है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की साख बुरी तरह मुतासिर होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और उसके अलावा 12 नवंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, यानी इमरान खान की और बुशरा बीबी की बरियत से मुतालिक दरख्वास्त है जो अदालत में मौजूद है, और ये अदालत स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जमन की अदालत में तोशाखाना 2 के हवाले से है। तो ये भी 12 तारीख, यानी अगर जो गुज़िश्ता रोज सवाबी में हुआ या सवाबी का जो जलसा था जिसमें बहुत बड़े ऐलानात होने थे, जिसमें कफन बांध के आना था, लेकिन कफन फाड़ के कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो बहरहाल सवाबी का जलसा ये इशारा दे रहा है कि पीटीआई अच्छा बच्चा बन गई है, पीटीआई कोई अदम इस्तेहकाम नहीं चाहती, और जाहिर है कि इमरान खान को हैंडल करने के लिए इस तरह का एक शो बहुत जरूरी था। तो सरकारी वसाइल पर सवाबी में जो जलसा हुआ, उसमें जो तकारीर हुई और उसमें जो रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे पीटीआई कोई कड़वा घोंट पीने जा रही है। अगर पीटीआई इस चीज को एक्सेप्ट करती है तो फिर यकीनन 12 नवंबर को फैसला कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। और फिर ठीक इसी तरह अगर आप देखें तो जो अहम चीज है वो है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें तकरीबन जो है वो सब कुछ हो चुका, और 342 के तहत बयानात ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत जो अक्यूज पर्सन्स हैं उनका स्टेटमेंट होगा, जिनको 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया है, और अब उसका फैसला भी कल होगा। अगर कल ये सवालनामा जवाब दे दिया जाता है तो फिर माफ कीजिएगा, अगर ये जवाब प्रॉपर दे दिया जाता है जो मुल्ज़मान को सफाई के लिए या अपने हक में कुछ कहने के लिए एक भरपूर मौका फराहम किया जाता है, तो फिर ये बहुत, उसके बाद फिर केस जाएगा जाहिर सजा की तरफ या बरियत की तरफ। तो ये 2 चीजें हैं जो जाहिर है कि इनका फैसला बहुत जल्दी होना है। अब हम बात कर लेते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़े है या नहीं है। तो बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़े हो चुकी है। तकरीबन 10 आईनी पिटीशन इस पे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं, और सबसे जो खतरनाक तरीन जो पिटीशन दाखिल हुई है
वो साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार के बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की तरफ से दाखिल हुई है, जिसमें उन्होंने जिन चीजों को चैलेंज किया है वो है जजेस की तादाद में इजाफे का कानून, उसको भी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी, और 5 नवंबर को जो जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ और उसमें जो वोटिंग का तरीकेकार अख्तियार किया गया उसको भी चैलेंज किया गया है। और उसमें कहा गया कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिसको सरबराह बनाया गया जुडिशियल कमीशन का वो खुद को वोट नहीं दे सकता था। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो कंडीशन इस वक्त ऐसे लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अंडर प्रेशर आ चुकी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हुकूमत भी अंडर प्रेशर है। हुकूमत ने सियासी रिश्वत के तौर पर जजेस को जिस तरह भर भर के खजानों के मुंह खोल के उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जिस तरह उनकी तनख्वाहें सदर और वजीर आजम से क्या यानी पाकिस्तान के महंगे तरीन सरकारी मुलाजमीन में से एक है, अब ये हो गए हैं। तो इनके लिए अब उनके लिए भी मसला है कि वो अपनी फेस सेविंग कैसे करें, क्योंकि इस वक्त मामला फेस सेविंग का है, मामला अपने वकार को बचाने का है, अदलिया के वकार को बचाने का है कि किस तरह ये चीजें की जा सकती हैं। अब इस वक्त जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त सवाए इस चीज के कि फुल कोर्ट बुलाया जाए या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हो, उसमें यह तय किया जाए कि सारी दरख्वास्तें फुल कोर्ट में इनको फाइनल किया जाए, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन है वो एक मीटिंग करें और उसके बाद ये तय करें कि ये जो दरख्वास्तें हैं अगर इस मामले को फहम फरासत के साथ निपटाना है तो फिर वो ये तय करे कि इनको फुल कोर्ट इनको देख ले ताकि मामले को एहसन तरीके से अंजाम दिया जा सके। और यूं भी हो सकता है बसूरत दीगर ये जो शिद्दत आ रही है ना इस मामले में, ये जो तनाज़ा शदीद होता जा रहा है, ये शिद्दत समझ लें कि मतलब एक नए आईनी बहरान को भी जन्म दे सकती है और बहुत खतरनाक हद तक ये मामला भी जा सकता है जो किसी बड़ी तहरीक को भी जन्म दे सकता है। आप ये ना समझें कि दरख्वास्तें आई और उनको आप उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, उन पर एतराजात लगा के आप वापस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये दरख्वास्तें पुटअप होंगी और जब पुटअप होंगी तो उसके बाद ये तय होगा कि आया इन पे फैसला क्या होना है। अब नाज़रीन जाते जाते बात हुई दो सीनियर तरीन जजेस से अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके खिलाफ सदर ये सुन रहे हैं, कंफर्म नहीं है, जराए ने इस चीज की तस्दीक नहीं की, ताहम ये बताया है कि जी तैयारी हो रही है। वजारत कानून को ये हिदायत जारी हुई है कि वो इसकी तैयारी करें, रेफरेंस तैयार करें मिसकंडक्ट की बुनियाद पर और फिर वो भेजें सदर को, और सदर आइन के आर्टिकल 209 के 5B के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये रेफरेंस भेजे कि इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की बुनियाद पर दोनों जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जो आइन का आर्टिकल 2095B, इसके तहत जो सदर अगर चाहे तो किसी के खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है, अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल समझे कि कुछ ऐसा हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकता है, या फिर कोई सिविलियंस में से अगर कोई आके प्राइवेट पर्सन में से आके कोई पिटीशन दाखिल करता है तो उसको भी इंटरटेन करेगा। अब ये जो सदर जो रेफरेंस इस्तेमाल करेगा वो वजीर आजम की एडवाइस पर भेजेगा और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है और काउंसिल खुद कार्रवाई भी कर सकती है। मैंने आपको बताया कि आइन में ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है। रेफरेंस मौसूल होने के बाद जो चीफ जस्टिस होंगे वो रेफरेंस के जायजे के लिए जायजा कमेटी का इजलास बुलाते हैं। जायजा कमेटी का इजलास बुलाया जाता है और अगर वो शिकायत चीफ जस्टिस के खिलाफ है, अपने खिलाफ है, तो फिर चीफ जस्टिस उस मीटिंग में नहीं बैठते। और अगर जो मीटिंग जो शिकायत है वो उन जजेस के खिलाफ है जो किसी कमेटी का हिस्सा है, तो फिर वो जजेस उस कमेटी में नहीं बैठते और ना ही वो बैठ सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है कि जब ये मामला इनको जायजा कमेटी की तरफ से इंक्वायरी नोटिस मौसूल हो तो उसके बाद मतलब अगर वो उसको चैलेंज कर दें रेफरेंस को भी, तो फिर ये आसान तरीका है कि उसके बाद वो जो कोर्ट की मामूल की जो कार्रवाई है वो जज उसमें भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको देखा होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी साबिक सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त एक रेफरेंस इरसाल किया था। अपना साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, उनकी एहलिया सरीना ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया और फिर उन्होंने इसी तरह उस रेफरेंस को चैलेंज किया और फिर वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने। ताहम
वो चीजें जिसमें ये चीजें हुई उनमें जस्टिस काजी फायज साहब यानी जायजा कमेटी के इजलासों में इनमें शरीक वो नहीं हुए थे। तो यूं समझ लें कि इस वक्त इन दोनों जजेस का मुस्तकबिल स्टेक पर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन दोनों जजेस ने अपने वकार को नीलाम करके, अपने इज्जत को नीलाम करके और आइन से बगावत करके, आइन को तोड़ मरोड़ के, अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत बड़ी संगीन गलती की है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने पड़ेंगे। अगर आज हुकूमत ऐसा रेफरेंस नहीं भेजती, अगर हुकूमत, जाहिर है कि काबीना की मंजूरी होगी, काबीना की मंजूरी के बाद ये जो नोट होगा रेफरेंस का काबीना में जाएगा, वजारत कानून से काबीना में जाएगा, काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम सदर को भेजेंगे। तो ये इस प्रोसेस से गुजर कर जो रेफरेंस जाएगा उसमें मैं नहीं समझता कि इन दोनों जजेस की बचत का कोई रास्ता मौजूद है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया है, जहां जस्टिस मुनीब के खिलाफ जस्टिस काजी फायज साहब के जो खतूत है, जिस तरह उन्होंने चार्जशीट किया है, इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के जो खतूत है, ये मिसकंडक्ट है, ये पूरा पूरा मिसकंडक्ट है। और मिसकंडक्ट में तो कम से कम इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखते हैं कि रेफरेंस कब आता है, किस तरह आता है, क्या होता है। और इमरान खान की रिहाई का फैसला एक तो कल जो समाअत उसमें होगा, और दूसरा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो 12 नवंबर को एक वो है, उसमें भी पता चलेगा कि क्या 11 नवंबर और 12 नवंबर ये दोनों तारीखें इमरान खान के लिए बहुत अहम है। अगर हम एक को करें तो फिर अगर मैं बहरहाल अबजद के हिसाब में नहीं जाना चाहता, तो 11 नवंबर तो इनके लिए साथ हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन जो 12 नवंबर है तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि 12 नवंबर कोई अच्छी तारीख इनके लिए हो सकती है, क्योंकि इनको इन्हीं की जबान में जवाब दिया जाना चाहिए ना। और जाहिर है कि पिंकी पीरनी है अपना, सॉरी, बुशरा बीवी को, तो इसलिए ये चीजें इनका जायजा लिया जाएगा, किस तरह रिहाई होगी ये फैसला कल काफी हद तक क्लियर हो जाएगी चीजें, और उसके बाद फिर आगे के मामला किस तरह होते हैं या जैसे जैसे जो चीजें ये अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको यकीनन अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।